गुड आफ्टरनून बच्चों। ये 7 अप्रैल 2025 जेई मेंस का जो शिफ्ट 2 है उसमें फिजिक्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। थोड़ी जगह कम है तो डायग्राम में अगले पेज पर बनाया था। तो इसमें हमको दे रखा है कि वाटर से भरा कोई कंटेनर है। इसमें हमने कांच की कोई पतली सी कैपिलरी ट्यूब डिप की है जिसकी इंटरनल रेडियस 0.1 मिलीमीटर है। इसको सेंटीमीटर में 10⁻⁻² सेंटीमीटर बोल सकते हैं, है ना। वाटर की डेंसिटी दे तो नहीं रखी, लेकिन हमको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ना। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमको दे रखा है कि वाटर का सरफेस टेंशन कांस्टेंट 79 पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। और इस बार जो ट्यूब है उसको हमने ऐसा टेढ़ा रखा है, मतलब इसको वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर रखा है ना। तो हमको पता है कि पानी के अंदर कांच की पतली कैपिलरी ट्यूब डिप करें तो वाटर ऊपर चढ़ता है। तो बस एक तो चढ़ने वाले वाटर की वर्टिकल हाइट कितनी होगी और चढ़ने वाले वाटर कॉलम की टोटल लेंथ कितनी होगी ये पूछा है। तो सबसे पहले इतना तो पता चल गया होगा कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें CGS में है, तो बेटर है कि इसको सबको CGS में ही कन्वर्ट किया जाए ना। सबको CGS में कन्वर्ट कर लिया है। तो बस पहले चढ़ने वाले वाटर की वर्टिकल हाइट देखते हैं। ठीक, तो पता होगा कि कैपिलरी को चाहे तुम वर्टिकल रखो या टेढ़ी रखो, चढ़ने वाले वाटर की वर्टिकल हाइट तो हमेशा कितनी होती है 2T/ρg/r cos थीटा। ये पढ़ाते भी हैं और हमारी रेजोनेंस की शीट में क्वेश्चन भी दे रखा है। तो कैपिलरी को भले ही टेढ़ी रखें कैसे भी रखें, चढ़ने वाले वाटर की वर्टिकल हाइट तो 2T/ρg/r cos थीटा ही होगी। बस वैल्यू रख देते हैं। तो चढ़ने वाले वाटर की वर्टिकल हाइट कितनी होगी 2T। तो सरफेस टेंशन कांस्टेंट जो CGS में 70 है। रो वाटर की डेंसिटी वो CGS में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी ठीक, तो 9.8 होता है, लेकिन CGS में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आर ट्यूब की इंटरनल रेडियस जो कितनी है 10⁻⁻² सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, ये 14 से 7 कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 100/7 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि चढ़ने वाले वाटर की वर्टिकल हाइट तो कितनी आ गई 100/7 सेंटीमीटर। बस वर्टिकल हाइट इतनी आ गई तो वाटर कॉलम की लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं ना। तो ये किसी ने 10th पास की हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें बेस H है, एंगल 30 डिग्री है, तो हाइपोटेनस तो ज़्यादा होगा इससे H, है ना। H cos 30 नहीं बल्कि H sec 30। तो किसी ने 10th पास किया तो डायरेक्ट बोल सकता है कि बेस H है तो हाइपोटेनस H sec 30 होगा। या किसी ने 10th भी पास नहीं किया तो वो छोटे बच्चे टाइप से लिख सकता है कि परपेंडिक, है ना, बेस और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस तो H अपन हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस को इधर और cos थीटा को उधर ट्रांसफर करोगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा H/cos थीटा, जिसको H sec थीटा। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस ट्राइंगल में बेस H है तो हाइपोटेनस ज़्यादा होगा इससे H cos थीटा नहीं H sec थीटा, मतलब H sec 30। बस कह सकते हैं कि चढ़ने वाले वाटर कॉलम की लेंथ कितनी होगी H sec 30। तो होता H तो कितना है 100/7 सेंटीमीटर और cos 30, है ना, cos 30 √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 200/7 √3 इतना आ गया। अभी भी पता होगा कि डिनोमिनेटर में, है ना, पता होगा कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट अशुभ होता है ना। तो रेशनलाइज करने के लिए √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड करते हैं। तो चढ़े हुए वाटर कॉलम की लेंथ कितनी आ जाएगी अपने पास 200 √3 ओपन
ये 7 इंटू 3 21 ये आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 200 उसके बाद √3, तो √3 1.732 अपन 21, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये कोई 16.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो चढ़े हुए वाटर कॉलम की लेंथ 16/5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगी। अब थोड़ी बुरी चीज़ ये है कि इसमें ऑप्शन डेसिमल में ही दे रखे हैं, अजीब अजीब फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ये थोड़ा सा टॉर्चर है। तो इसमें जितने ही फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे, जिसकी वैल्यू 16/5 सेंटीमीटर की काफ़ी क्लोज है, उसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये 82/5 इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 16.4 सेंटीमीटर के आसपास आता है। मतलब ये 82/5 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16.5 के आसपास है, इसलिए इसको बेस्ट ऑप्शन की फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। देखो बाकी सब तो सिंपल है, लेकिन ये अगर डेसिमल में दिया होता तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो बच्चे एक तो देख कर कंफ्यूज होते हैं कि 82/5 ये फैक्टर कहाँ से लाए। ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका तो है कि सबकी वैल्यू देखो, जिसकी वैल्यू अपने 16.5 के क्लोजेस्ट है उसी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एक बार मूर्खों से ये भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि इन्होंने, है ना, 82/5 ये फ्रैक्शन कहाँ से लाए। तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर कर लेता हूँ। L कितना आया था 200 √3/21 लिख देता हूँ, है ना। ये वाटर कॉलम की लेंथ कितनी आई थी 200 √3/21। तो इसको सॉल्व करते हैं। 200/21 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, √3, तो √3 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1.732। ठीक है, लेकिन ये उत्तर लाने के लिए महामूर्खों टाइप से लिखना पड़ेगा कि √3 1.722 लिखना होगा। पता नहीं क्या बुद्धि लगी इनकी। तो बस 21 है ना, 200/21 और ये 1.722 को क्या लिख सकते हैं 1722/1000 ये लिख सकते हैं। अब ये 1000 को इससे कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, और 1722/21 का डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारे पास 82 आएगा। तो इस टाइप से 82/5 ऐसे आता है। तो अगर आंसर इनको फ्रैक्शन में देना ही था तो इनको साथ में भी देना हो, है ना, साथ में उनको ये भी देना चाहिए था कि √3 की वैल्यू हमको 1.722 लेनी है। कोई सपना थोड़ी आएगा। तो बाकी सब तो सिंपल है, लेकिन ये फ्रैक्शन में जो ऑप्शन है वो अत्याचार है बच्चों पर, फिर भी किया जा सकता है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कंटेनर है, उसमें हीलियम गैस और ऑर्गन गैस दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, और हमको बताया कि दोनों गैसेज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, मतलब ऑब्वियसली दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा। तो बस पूछा है कि इनके एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होगा, वो देखना है। तो बस हमको अच्छे पता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ा होगा ना। तो हमको अच्छे बताया कि गैस के किसी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है F/2 kT। तो बस हीलियम की देखनी है। तो बताया कि हीलियम भी मोनोएटॉमिक गैस है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो इसके एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, F की जगह 3/2 kT। और वैसे ही ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन भी मोनोएटॉमिक है, उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो इसके भी एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी F की जगह 3/2 kT। तो इनफैक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि गैस की एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी F/2 kT होती है। तो बताओ, दोनों गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स है, मतलब दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, और दोनों मोनोएटॉमिक है, मतलब दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है। तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है ना। मूर्ख लोग कैसे करते हो देखना, मूर्ख लोगों को काइनेटिक एनर्जी, तो बस काइनेटिक एनर्जी वर्ड सुनते ही 12 mv² लगाते हैं। ठीक है, तो सोचते हैं कि हीलियम का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ऑर्गन का मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये गलत है ना। जो हमने डिराइव किया था
एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जब डिराइव किया था तो गैस के मॉलिक्यूल का जो मास है वो तो कैंसिल हो गया था। तो गैस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो मॉलिक्यूलर मास पे तो डिपेंड करती नहीं है, वो तो केवल टेम्परेचर और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ही डिपेंड करती है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो ये एसेशन में दे रखा है कि जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी आउटर बॉडी मेटल की बनी होती है ताकि अंदर बैठे हुए पैसेंजर लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब बिजली गिरने के बाद भी सुरक्षित रहे। और रीजन में दे रखा है कि जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होती है उसमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये दोनों सही है, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसको देख सकते हैं, तुम देखा होगा कि जो भी एरोप्लेन है उसकी आउटर बॉडी मेटल की बनी होती है, नॉर्मली एल्यूमिनियम जैसे मेटल की बनी होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रॉपर्टी होती है। मतलब मेटल में क्या होता है कि बाहर के डिस्टर्बेंस को बाहर वाले इंड्यूस चार्जेस निपट लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, उसका इफेक्ट अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है, तो अंदर वाला पर्सन सुरक्षित रहेगा। चाहो तो डिटेल में भी देख सकते हो क्योंकि एयरक्राफ्ट है, इसकी आउटर बॉडी एल्यूमिनियम जैसे मेटल की या कंडक्टर की बनी होती है। अब मान लेते हैं कि एरोप्लेन उड़ रहा है और आकाश में इसके ऊपर बिजली गिर गई। पता होगा कि बिजली क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है ना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि इसकी आउटर बॉडी मेटल की बनी है और मेटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो बता बिजली एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को इसके एक्सटर्नल इंड्यूस्ड चार्ज निपट लेंगे, मतलब कैंसिल कर लेंगे, है ना। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को इसके बाहर वाले इंड्यूस्ड चार्ज निपट लेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, तो उसका इफेक्ट अंदर ट्रांसमिट नहीं होगा, मतलब अंदर वाला पर्सन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, मतलब शील्डेड रहेगा। ये तो सही है। रीज़न भी सही है कि बाहर के डिस्टर्बेंस को बाहर वाले इंड्यूस्ड चार्ज निपट लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, तो इन सब के कारण अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0 होगा। तो एसेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, और एक्सप्लेनेशन में इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। इससे आंसर 3 लिखेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो इसमें हमको देखा टाइट वायर है, उसमें साइन वेव फ्लो करा रहे हैं जिसकी वेव इक्वेशन y इक्वल टू साइन 20 पाई x प्लस 10 पाई t दे रखी है, जहाँ x और t स्टैंडर्ड यूनिट में है। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि वेव फ्लो के ड्यूरिंग सेम ऑस्किलेटिंग स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ लैंग्वेज में थोड़ी सी गलती कर दी इन्होंने, इन्होंने लिखा है कि सेम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस लिखा है, लेकिन इनकी भावना है कि सेम मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है ना। मैक्सिमम शब्द खा गए, हो सकता है ब्रेकफास्ट नहीं किया हो तो शब्द ही खा गए। तो इनके पूछने का मतलब ये है कि वेव फ्लो के ड्यूरिंग सेम मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो ये वेव में पढ़ा होगा कि किसी टाइट वायर में अगर साइन वेव फ्लो कराएं तो ये ड्यूरिंग मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे ऐसे जम करते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ये जो पार्टिकल है उसका ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास हो रहा है, और मीन पोजीशन से पास हो रहा है तो इस पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होगी। और वैसे ये जो पार्टिकल है उसका भी ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब ये भी अभी मीन पोजीशन से पास हो रहा है, तो इसकी भी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो बस इस पार्टिकल की भी स्पीड मैक्सिमम, इसकी भी स्पीड मैक्सिमम। तो दिख रहा होगा कि मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी है बताओ। एक साइकिल की आधी है, मतलब λ/2 है ना। दिख रहा होगा कि मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, आधी साइकिल के बराबर, मतलब λ/2 होगी। बस उसके लिए हमको लैम्डा निकालना है, और लैम्डा तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। हमको पता है कि साइन वेव की इक्वेशन में बस टी के साथ ना पढ़ा होगा कि साइन वेव की इक्वेशन में एक्स के साथ जो आता है के का काम करता है, तो के का काम कौन करेगा 20 पाई। और हमको पता है कि के को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1/10 मीटर, सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हैं 100/10 सेंटीमीटर में, तो लैम्डा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर इतना आ गया।
तो लैम्डा 10 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस λ/2 तो 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर करेक्ट होगा। यहाँ थोड़ा लिखने में गलती कर दी है किसी ने, बाकी करेक्ट आंसर ये 5 सेंटीमीटर है, थर्ड आंसर है। और एनटीए ने भी आंसर यही दिया है। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा सा लैंग्वेज में उन्होंने गलती कर दी। तो लिखा है कि मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन इनकी भावना है कि मैक्सिमम, इनकी भावना है कि सेम मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी इनकरेक्ट है ना। तो ध्यान रखना कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो ये होगा कि पूछना कुछ और चाहते थे और पूछ कुछ और लिया। एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर इनकी भावना पे नहीं जाए, इन्होंने जैसा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल वैसा के वैसा ही अगर देखें, तो फिर इसका आंसर तो 10/0 होगा, है ना। तुम खुद बताओ कि अगर जैसा क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल एज इट इज अगर सॉल्व करें, तो फिर इन्होंने पूछा है कि सेम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस। तो तुम बताओ कि ये मीन पोजीशन है, तो बताओ मीन पोजीशन के जस्ट पीछे जो पार्टिकल होगा और मीन पोजीशन के जस्ट आगे जो पार्टिकल होगा उनकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो इन दोनों के बीच तो जो डिस्टेंस होगी वो 10/0 होगी। तो तब तो आंसर 10/0, लेकिन 0 ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में ही नहीं, तो अब हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ ये करेंगे कि सेम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस पूछिए, लेकिन हम समझेंगे कि सेम मैक्सिमम स्पीड वाले पार्टिकल के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो लैंग्वेज के कारण क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन में दे रखा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और रीजन में दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती है और हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलो पहले एसेशन देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सही है। हमको पता है कि कोई आइसोलेटेड चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई आइसोलेटेड पोल या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो पोल होते हैं वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं होते, वो तो हमेशा नॉर्थ और साउथ के जोड़े की फॉर्म में होते हैं, है ना। तुम बताओ कि अगर जैसे आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता हो, है ना, आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता है, वैसे अगर आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट करता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। बताओ, जो कोई आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों ओर दूर भगाने वाली होती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। वैसे ही अगर आइसोलेटेड पोल या आइसोलेटेड मोनोपोल या नॉर्थ पोल अगर आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता, तो ऐसे आइसोलेटेड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर भगाने वाली है, वैसे ही इस आइसोलेटेड पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दूर भगाने वाली होती है, तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे आइसोलेटेड चार्ज के सिमिलर आइसोलेटेड पोल या मोनोपोल अगर एग्जिस्ट करता, तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चारों ओर दूर भगाने वाली होती, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, और हम कह सकते हैं कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, इसलिए आइसोलेटेड पोल या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बस बताओ, एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ का यूज़ हो रहा है। इससे हम फोर्थ आंसर देंगे कि एसेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एसेशन है ना, जो रीजन है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो इसमें हमको पूछा है कि √2I/ε0c इसकी यूनिट बतानी है, जहाँ I तो लाइट की इंटेंसिटी, C लाइट की स्पीड और ε0 वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी वो देखना है। ठीक है, तो मूर्ख लोग तो क्या करेंगे कि इंटेंसिटी की यूनिट अलग निकालेंगे, C की यूनिट अलग और ε0 की यूनिट अलग, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो इसको स्मार्ट ही कर सकते हैं। तो बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2/ε0 इंटू I/c, और I/c को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने बताया था कि लाइट की इंटेंसिटी I और एनर्जी डेंसिटी UD
दोनों भाई बहन होते हैं, मतलब आपस में रिलेटेड होते हैं, और इनमें रिलेशन क्या होता है उसको क्लास में डिटेल में ही बताया था, लेकिन याद रखने का जुगाड़ ही बताया था कि इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन के लिए अपना कोड वर्ड क्या रहता है, आईसीयू। पता है ना कि कोई भी आदमी बीमार हो जाता है तो उसको आईसीयू में एडमिट करते हैं ना, तो इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन के लिए अपना कोड वर्ड रहता है आईसीयू। आईसीयू मतलब आई बाय सी इक्वल टू यू, ठीक है। तो आई बाय सी इक्वल टू यूडी, आई बाय सी का रेशो यूडी के बराबर होता है। तो बताओ इसमें आई बाय सी को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी यूडी। तो बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या बन गया, √2 बाय एप्सिलॉन नॉट। और बताओ आई बाय सी इक्वल टू कितना होगा, एनर्जी डेंसिटी यूडी, और बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ई स्क्वायर का √E। तो ये सब डराने के लिए दे रखा है, बाकी एक्चुअली ये डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर है। तो हमको अच्छे बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बस उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलॉम। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो यहाँ जगह थोड़ी कम है इसलिए डायग्राम में अगले पेज पर बनाया था। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का कोई सॉलिड ब्लॉक है, या चलो अपने प्रैक्टिकल शब्दों में मान लेते हैं कोई ऑप्टिकल फाइबर है, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास का कोई सॉलिड सिलेंड्रिकल फाइबर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1.25 दे रखा है ना। 1.25 को 125/100, तो इसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके कहने का मतलब कोई ऑप्टिकल फाइबर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4, और बाहर म्यू इक्वल टू 1 है, मतलब बाहर का मीडियम एयर है। अब देखो इधर से हमने किसी रे को इंसेंड किया है, और चलो मान लेते हैं कि इसको नॉर्मल से थीटा एंगल पर इंसेंड किया है। ये ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करेगी, और चाहते हैं कि बाहर न निकल पाए, बल्कि ये रे इस सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए। तो बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए उसके लिए इस थीटा की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो ये तो ऑप्टिकल फाइबर का नॉर्मल क्वेश्चन है जो कई बार किया होगा, तो कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। तो ये एयर से किसी रे को नॉर्मल से थीटा एंगल पर इंसिडेंट कर रहे हैं। सबसे पहले रे एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो चलो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r मान लेते हैं, और r की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इस और इस रे के बीच स्नेल का रूल लगाते हैं, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। बताए रे एयर से स्टार्ट हो रही है ना, तो उस रे एयर से स्टार्ट हो रही है, इसे n1 तो 1 sin i की जगह थीटा इक्वल टू ग्लास में जा रही है, तो n2 1.25 जिसको हम 4 है ना, n2 1.25 जिसको हम 5/4 लिख सकते हैं साइन r है ना। तो n1 1 साइन i की जगह थीटा इक्वल टू n2 5/4 साइन r। इससे हम साइन r निकाल सकते हैं ना। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो साइन r कितना आ गया, 4 साइन थीटा/5। ये भी ऑप्टिकल फाइबर में हम पढ़ चुके हैं कि अगली स्टेप में हमको कॉस r की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो हाथों हाथ कॉस r भी निकाल लेते हैं हम। तो बताओ कॉस r कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर r, जहाँ साइन r क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा/5 ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो कॉस r कितना हो जाएगा, √25 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा/5। तो साइन r और कॉस r निकाल लिए। अब चलो आगे बढ़ रहा हूँ, तो रे रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी, और अभी रे इस सरफेस पहुंचेगी ना, तो बस इस सरफेस पर नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा वो देखना है। तो पता होगा कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, उसमें 90 चला गया, r चला गया, तो ये एंगल 90 माइनस r। बस आराम से बताओ कि अब ये रे कहाँ से कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर की ओर, है ना। तो अब ये रे
ग्लास से एयर की ओर मतलब डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जा रही है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस हैं। और हम चाहते भी यही है कि रे बाहर न निकल पाए, बल्कि रे इस सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इस रे का नॉर्मल के साथ जो भी एंगल है वो IC से ज़्यादा होना चाहिए। बस इस रे का नॉर्मल के साथ एंगल 90 माइनस आर डेट शुड बी ग्रेटर देन IC, जहाँ हमको पता है कि IC कितना होता है, साइन इनवर्स n कम अपन n ज़्यादा। तो साइन इनवर्स n कम तो ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपन n ज़्यादा इस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4। चलो साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन ये 4/5 है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि होता साइन 90 माइनस आर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस आर। तो साइन 90 माइनस आर को कॉस आर शुड बी ग्रेटर देन 4/5। कॉस आर की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो, तो होता कॉस आर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, रूट ऑफ 25 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन 4/5। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसल, आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलो अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो इधर कितना हो गया, 25 माइनस 16 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा है। तो चलो इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9 ग्रेटर देन 16 साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको आगे लिख देता हूँ मैं। तो 16 साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 9, 16 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं। उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 9/16 है ना। स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन थीटा ग्रेटर देन 9/16 का अंडर रूट करेंगे तो 3/4। तो बस हम कह सकते हैं कि ये रेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए, उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 3/4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कराने के लिए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3/5 है ना, कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तुम्हारी श्रद्धा। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कराने के लिए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3/4। तो साइन को उधर ट्रांसफ़र करें तो थीटा की मिनिमम वैल्यू साइन इनवर्स 3/4। तो बस ये साइन इनवर्स 3/4 थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि स्फेरिकल मिरर है, ऑब्जेक्ट से इमेज बना रहे हैं और इस बार मैग्निफिकेशन 1/4 दे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट 1/4 है। उसके बाद दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच आपस में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो जो भी स्फेरिकल मिरर यूज़ किया उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी वो देखना है। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, वो हमको क्लियरली नहीं दे रखा है। वैसे तो बहाना बना सकते हैं कि बता मैग्निफिकेशन 1/4 है मतलब +1/4 है, प्लस है मतलब इमेज सीधी बन रही है और 1/4 मतलब छोटी बन रही है। तो सीधी और छोटी इमेज तो केवल कॉन्वेक्स मिरर से ही पॉसिबल है। तो इससे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि मिरर कॉन्वेक्स मिरर होगा, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। एक्चुअली मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1/4 है, बाकी वो साइन के साथ +1/4 भी हो सकती है, -1/4 भी हो सकती है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों केस लेते हैं है ना। एक बार वो केस लेंगे जिसमें मान लेते हैं मिरर कॉनकेव है और दूसरी केस में मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स है। एक बार देखते हैं कि दोनों केस में आंसर क्या क्या आते हैं वो देखते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। चलो पहले केस में मान लेते हैं कि जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। अब बताओ दे रखा है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट 1/4 है, मतलब इमेज छोटी बन रही है। पता है कि कॉनकेव मिरर में इमेज छोटी बन रही है तो निश्चित रियल होगी। पढ़ा होगा कि कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज होती है तो बहुत बड़ी बनती है, इस बार इमेज छोटी बन रही है तो निश्चित रियल होगी। मतलब वो ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट और 2f के बीच होगा तो इमेज f और 2f के बीच बनेगी, रियल छोटी और उल्टी बनेगी, वो पढ़ा था।
ठीक है ना। तो बस दे रखा है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट 1/4 है। तो पढ़ा होगा कि थिन लेंस या स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस हाइट होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शन होती है, पढ़ा होगा ना। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट 1/4 है तो प्रोपोर्शनली डिस्टेंस भी 1/4 होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि है ना, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x है तो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x/4 होगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की आपस में डिस्टेंस कितनी हो देख सकते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x, इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x/4। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के आपस में डिस्टेंस कितनी होगी, x - x/4 मतलब 3x/4। और क्वेश्चन दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के आपस में डिस्टेंस 40 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 160/3। तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 160/3 सेंटीमीटर। तो x/4 करेंगे तो कितना आएगा 40/3 सेंटीमीटर। मतलब पता लग गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 160/3, इमेज डिस्टेंस 40/3। तो इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए वो देखना है। तो सिंपली स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, पता है कि इंसिडेंट इधर से आ रही है इससे इधर नेगेटिव और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 1/v। तो बताओ इमेज 40/3 इस साइड है तो -40/3 प्लस 1/u। तो ऑब्जेक्ट 160/3 इस साइड है तो -160/3 इक्वल टू 1/f। बस इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक f तुम्हारे पास आएगा, देख लेना सॉल्व कर लेना, -32/3 है ना, ऐसा ही आएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो -10.7 अप्रोक्सीमेटली -10.7 सेंटीमीटर। तो बस हम कह सकते हैं कि अगर ये मिरर कॉनकेव मिरर है तब तो इसकी फोकल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 10.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। लेकिन चलो है ना, दूसरा केस लेते हैं। तो चलो अब मान लेते हैं कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो बस इस बार भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज 1/4 बन, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज 1/4 हाइट की बन रही है, ठीक है ना मतलब छोटी बन रही है। तो वो तो हमको पता है ना, हमको होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में तो रियल ऑब्जेक्ट सामने चाहे कहीं भी रखा हो, इमेज बेचारी फोकस और पोल के बीच लिमिटेड होती है, वर्चुअल बनती है, सीधी बनती है और ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटी बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो इमेज वर्चुअल बनेगी हो तो इस साइड होगी। अब वही चीज़ कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट 1/4 है तो प्रोपोर्शनली डिस्टेंस भी 1/4 होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x हो तो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड x/4 होगा। तो बताओ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच आपस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x + x/4 मतलब 5x/4। और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच आपस में डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है 40। तो इसको सॉल्व कर लेना तो x इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। बस x इक्वल टू 32 सेंटीमीटर है। तो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो x/4 मतलब 8 सेंटीमीटर ये आ गया। तो बस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तो इस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ देखनी है। तो बस इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ भी वही कि इंसिडेंट इस साइड से आ रही है इससे इधर नेगेटिव और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं 1/v। तो द इमेज 8 सेंटीमीटर इस साइड है तो क्या लिखेंगे +8 प्लस 1/u। तो ऑब्जेक्ट 32 इस साइड है तो -32 इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो f इक्वल टू है ना, इसको सॉल्व करोगे तो इस बार भी संयोग से f इक्वल टू +32/3 या इसको क्या लिख सकते हैं +10.7 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये मिरर
है ना। अगर ये मिरर कॉनकेव मिरर होता तब भी इसकी फोकल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 10.7 सेंटीमीटर आ रहा है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तब भी इसकी फोकल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 10.7 सेंटीमीटर। तो इस बार तो मिरर को चाहे कॉनकेव मानो या कॉन्वेक्स मानो, फोकल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 10.7 सेंटीमीटर ही आ रहा है। इससे इसमें तो फोर्थ आंसर ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर दोनों केसेस में अगर आंसर अलग अलग आता तो फिर हम कॉन्वेक्स मिरर वाले आंसर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/4 है, उसका मतलब +1/4, तो इमेज सीधी बन रही और छोटी बन रही है, जो कॉन्वेक्स मिरर से ही पॉसिबल है। तब आंसर कॉन्वेक्स मिरर से जो आता है उसी को वैलिड मानते हैं। लेकिन अभी तो किस्मत अच्छी है कि संयोग से कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों मानो आंसर सेम ही आ रहा है, तो इस आंसर में तो कोई डाउट नहीं है, निश्चित ये फोर्थ आंसर ही करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ म्यू नॉट तो वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, बस रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, इनमें से किसके बराबर होगी वो चेक करना है। ठीक है, इसका मूर्खों का तरीका तो ये है कि म्यू नॉट की डायमेंशन डिटेल में निकालो, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन डिटेल में निकालो, दोनों का डिवाइड करो, है ना, और उसको इन सब की डायमेंशन से कंपेयर करो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा स्मार्ट ही कर सकते हैं। तो बताओ हमको म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तो नहीं आती है, लेकिन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी होती तब हम इजीली निकाल लेते। ठीक, तो हम पढ़ाते भी और यूनिट एंड डायमेंशन की हमारी शीट में ही दे रखा है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी हो। तो उसके लिए सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि, है ना, वेव ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एयर में लाइट की स्पीड पढ़ा होगा ना, कि 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एयर है वैक्यूम में लाइट की स्पीड सी के बराबर होती है। तो ध्यान रखना कि इससे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी होती तब तो इस फॉर्मूले से इजीली निकाल लेते, लेकिन चक्कर है कि हमको म्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी है। तो उसके लिए थोड़ी चालाकी यूज़ करते हैं कि बताओ इस फॉर्मूले से तो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी, और म्यू नॉट की डायमेंशन अलग निकाल लेते हैं, और फिर इस और उस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नमूने की भी डायमेंशन आ जाएगी। तो चलो एक बार ओनली म्यू नॉट की डायमेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो ये क्लास में बताया था कि ओनली म्यू नॉट की डायमेंशन निकालनी हो तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला ये रहता है कि इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपन 2πr। I1 I2 में पेन की इंक वेस्ट हो रही है, तो चलो मान लेते हैं कि दोनों में करंट सेम है, तो अब इनके बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 को हम क्या लिख सकते हैं, I² अपन 2πr। चलो L को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया अपने पास, है ना, वायर के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट I² अपन 2πr इंटू L, है ना। तो इससे म्यू नॉट की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बाकी सब की डायमेंशन रखेंगे तो म्यू नॉट की भी आ जाएगी। लेकिन पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, चालाकी से कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ 2π तो जस्ट एक नंबर है, डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन के लिए इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। वैसे ही L भी एक लेंथ है, R भी एक लेंथ है, तो लेंथ और लेंथ को डायमेंशनली कैंसिल कर सकते हैं। तो बस फोर्स की डायमेंशन म्यू नॉट I² के बराबर आ गई। I² को उधर ट्रांसफर करेंगे तो म्यू नॉट की डायमेंशन अपने पास कितनी आ गई, फोर्स अपन I² इतनी आ गई। बस तो मैं लिख देता हूँ ना, इधर लिख देता हूँ कि अपने पास म्यू नॉट की डायमेंशन तो कितनी आ गई, फोर्स बाय I² आ गई, और ये भी पता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी होती है, लाइट की स्पीड c के बराबर। तो बस अब क्या करेंगे, भगवान का नाम लेकर के दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इक्वल टू RHS का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, FC बाय I²। अब इसको थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करेंगे, तो लिख देता हूँ ना,
फोर्स को तो छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। सी लाइट की स्पीड, तो स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम मतलब एल बाय टी लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर है, ठीक, चालाकी करते हैं, आई स्क्वायर को हम आई इंटू आई में ब्रेक करते हैं। एक आई को तो ऐसे ही रहने देते हैं, और दूसरा जो आई है या दूसरा जो करंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब क्यू बाय टी लिख सकते हैं, है ना। तो बस अब बताओ, सॉल्व करेंगे तो टी से टी कैंसल, है ना। ऐसा करते हैं, क्यू को ऊपर ले आते हैं, तो ये कितना हो गया, एफ एल बाई क्यू अपन आई। अब चलो इस नमूने को देखते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि F इंटू एल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, जिसको इक्वलेंट एनर्जी भी लिख सकते हैं, अपन Q। तो ये नमूना क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चलो इसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोल देते हैं। और पता है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो जो भी न्यूमरेटर है उसको डायमेंशनली हम पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं अपन आई। और ओम के लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अपन आई जो होगा वो डायमेंशनली रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस पूरे नमूने की जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी है ना, कि इस फॉर्मूले से तो 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई, फिर म्यू नॉट की डायमेंशन अलग निकाली और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो इतना सिंपल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से अगर करो चालाकी से तो क्वेश्चन हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक्चुअली जगह थोड़ी कम है तो अगले पेज पर ही कर लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसमें दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है, 5 वोल्ट। प्लेट्स के बीच डिस्टेंस हमको 0.5 मिलीमीटर दे रखी है ना। उसके बाद इन प्लेटों के बीच हमने कोई छोटा सा डायपोल रखा है, जिसमें हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम। डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल है, 0.5 माइक्रोमीटर है ना। और डायपोल को, है ना, डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पर रिलीज कर दिया है। तो इनिशियली डायपोल पर इलेक्ट्रिकल टॉर्क कितना लगेगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच इतना वोल्टेज लगा है और इतनी डिस्टेंस है। तो पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो प्लेटों के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगी। और हमको पता है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, इसलिए इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपली डेल्टा वी बाय डेल्टा आर या डेल्टा वी बाय डी। तो डेल्टा वी तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, ओपन डी प्लेट के बीच डिस्टेंस 0.5 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, 5 से 5 कैंसिल तो 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा है, चलो पहले इसका डायपोल मोमेंट देख लेते हैं। तो बस इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q इंटू एल। Q तो 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और L 0.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 0.5 तो 1, तो डायपोल मोमेंट 10⁻⁻12 कूलम इंटू मीटर ये आ गया। तो बस डायपोल को 30 डिग्री एंगल पे रखा है ना। तो पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस के ऊपर फोर्स आगे की ओर, माइनस के ऊपर फोर्स पीछे की ओर, तो उसके कारण एक डायपोल पर एक डायरेक्शन में घुमाने वाला इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगेगा। और हमको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डायपोल पर टॉर्क कितना होता है, सिंपली P sin थीटा, जो हर वर्टिकल एक्सिस के बाद टॉर्क उतना ही होगा। बस डायपोल पर लगने वाला टॉर्क P sin थीटा, P तो 10⁻⁻12 E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ इंटू साइन थीटा, इस डायपोल मोमेंट का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल 30, जहाँ साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो वैसे इलेक्ट्रिकल टॉर्क तुम निकाल सकते हो, है ना। कितना हो गया ये 0.5, कितना हो गया 0.5
इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर -8, या इसको 5 इंटू 10 टू पावर -9 न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं। और पता है कि ये टॉर्क फोर्स कपल के कारण होता है, इसलिए है ना, रोटेशनल प्लेन के परपेंडिकुलर हर एक्सेस के अबाउट टॉर्क उतना ही रहेगा, 5 इंटू 10 टू पावर -9। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है और जगह थोड़ी कम है, तो डायग्राम अगले पेज पर बना रहे हैं और इसमें थोड़े सिंबल चेंज करूंगा और समझ जाना है ना। तो देखो इसमें दे रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो उसमें सीजियम जैसी कोई फोटो सेंसिटिव प्लेट लेते हैं। चलो इसका वर्क फंक्शन साई मान लेते हैं और इंसिडेंट लाइट का वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम लोग तो लैम्डा थ्रेशोल्ड से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं और हमको पता है कि इसके अंदर वर्क फंक्शन छुपा होता है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ hc/साई होता है। अब इस पर सफिशिएंट एनर्जी की मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरा रहे हैं जहाँ इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 1 है। सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो बस पूछा है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना, कोई सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझा दिया है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सीजियम जैसी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन साई, सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरा रहे हैं। समझते हैं कि लाइट गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, जहाँ लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, h की जगह hc/λ। सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और हमको बताया कि आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, h-i, या वेवलेंथ की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, hc/λ-i। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। अब इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है। तो क्लास में पढ़ चुके हैं कि बताओ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, hc/λ-i ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में लाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, hc को जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। hc को कॉमन लेंगे तो इधर 1/λ1 माइनस इधर कितना आएगा, साई/hc। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि hc/साई तो क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो साई/hc क्या हो जाएगा, 1/λ थ्रेशोल्ड हो जाएगा। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, hc 1/λ1 माइनस 1/λ थ्रेशोल्ड, ये आ गई। अब हमको निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ से डरने की जरूरत नहीं है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो स्पीड, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। और हमको अच्छे पता है कि इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, h/p। तो इससे p इक्वल टू कितना हो गया, h/λ डी ब्रॉगली। और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसको लैम्डा ही बोल लेते हैं। बस बताओ इस निकलने वाले है ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम इतना है तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हैं ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, p²/2m, है ना। p²/2m करेंगे तो कितना आएगा, h²/2m इंटू λ/e²। बस आराम से बताओ कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, h²/2m इंटू λ/e² लिख सकते हैं। बस सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये एक h से h तो कैंसल। चलो इस पूरी टर्म को इधर और λ/e को इधर ट्रांसफर करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा, h/2m इंटू c 1/λ1 माइनस 1/λ थ्रेशोल्ड, ये आएगा इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो λ/e का स्क्वायर आ जाएगा। बता स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करोगे तो अंडर रूट। तो हम बोल सकते हैं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतना होगा h/रूट, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, रूट ऑफ h/2m इंटू c 1/λ1 माइनस 1/λ थ्रेशोल्ड। तो ये कौन सा आंसर है, थर्ड आंसर है। इसको कर सकते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
इसमें तो अलग अलग प्रोसेस हैं और अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन, चेंज इन एनर्जी, हीट गिवन, इसी के बारे में पूछा है। देख लेते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज बिल्कुल ज़ीरो होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो होगी, तो इससे कौन मैच करेगा? ये फोर्थ मैच करेगा। फिर बी में एडियाबेटिक प्रोसेस पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज ज़ीरो होता है, तो हीट एक्सचेंज ज़ीरो होगा, मतलब इससे कौन मैच करेगा? ये सेकेंड मैच करेगा। उसके बाद चलो डी ऑप्शन देख लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक्सपेंशन हो ही नहीं पाता है, तो वर्क डन ज़ीरो होगा, तो इससे कौन मैच करेगा? फर्स्ट। और सी पार्ट में आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, बाकी टेम्परेचर भी चेंज करेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करेगी, इससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नॉन ज़ीरो होगी, और साथ में वॉल्यूम भी चेंज करेगा, तो वर्क डन भी नॉन ज़ीरो होगा, तो हीट गिवन भी नॉन ज़ीरो होगी। बाकी इतना पक्का है कि आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो नहीं होगी, तो इससे कौन मैच करेगा? ये थर्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ये भी एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो वही एसेशन में दे रखा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है और रीजन में दे रखा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है। पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अप्रोक्सीमेटली 1 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रफली 1.5 के आसपास होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है, तो सही है। लेकिन रीज़न में दे रखा है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट की मास डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ कई केसेस में, अधिकतर केसेस में वैलिड होती है, लेकिन हर बार वैलिड नहीं होती है। ठीक है, तो एक क्लास में बताया है और एनसीईआरटी की बुक में भी लिख रखा है कि अगर किसी का है ना किसी सब्सटेंस की मास डेंसिटी ज़्यादा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। ये कई केसेस में मतलब 70 या 80% केसेस में वैलिड है, लेकिन हमेशा वैलिड नहीं है। इस केस में तो वैलिड है कि ग्लास का मास डेंसिटी भी ज़्यादा होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, और एयर की मास डेंसिटी भी कम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। तो ये चीज़ अधिकतर तो 70-80% केसेस में वैलिड है, लेकिन हर बार वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है जो हम भी क्लास में बताते हैं कि वाटर और टार्पिन को कंपेयर करते हैं। तो ध्यान रखा कि वाटर और टार्पिन में मास डेंसिटी तो वाटर की ज़्यादा होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टार्पिन का ज़्यादा होता है। इसे ध्यान रखा कि किसी की मास डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। वो कई केसेस में 70-80% केसेस में वैलिड है, लेकिन हर बार वैलिड होना जरूरी नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट आंसर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो इसमें मैथ दो कॉलम का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालनी है। ये तो इजीली निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन में मास डेंसिटी, तो हमको होता है कि मास डेंसिटी बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब। तो मास डेंसिटी की डायमेंशन m1 L की पावर -3 T की पावर 0 ये होगी। तो ये कौन सा मैच कर रहा है? फोर्थ है। मास डेंसिटी की डायमेंशन m1 L की पावर -3 T की पावर 0, तो इससे मैच कर रहा है फोर्थ। चलो बी पार्ट में इम्पल्स, तो हमको बताया कि इम्पल्स तो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, जो डायमेंशनली मोमेंटम के ही बराबर होगा। तो मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन L/T। तो मोमेंटम है इम्पल्स की डायमेंशन m1 L1 T की पावर -1।
m1 l1 t की पावर -1 है, सेकेंड है, तो b से मैच कर रहा है सेकेंड। वैसे तो चलो ऐसे ही c देखते हैं। c में पावर, तो हमको होता है पावर क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, dw/dt भी लिख सकते हैं, w/t भी लिख सकते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t - 2, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l अपन टाइम की डायमेंशन t। तो इससे अपने पास पावर की डायमेंशन आ जाएगी, कितनी आएगी, m1 l2 और डिवाइड करेंगे तो t की पावर -3। तो फर्स्ट है, तो इससे मैच कर रहा है फर्स्ट, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायमेंशनली क्या लिख सकते हैं, m इंटू आर स्क्वायर, मास की डायमेंशन m और आर स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन m1 l2 t की पावर 0। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, थर्ड मैच कर रहा है। तो बस कौन सा आंसर होगा, ये फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें एसेशन दे रखा है कि सन के चारों कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो सन के रिस्पेक्ट में प्लैनेट का जो रेडियल वेक्टर है वो यूनिफॉर्म रेट से एरिया स्वीप करता है, मतलब बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करता है। और रीजन में दे रखा है कि सेंट्रल फोर्स के केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इनको ढंग से इंग्लिश लिख लेनी है, बाकी इनकी भावना ये है कि सेंट्रल फोर्स के केस में उस फोर्स का जो सेंटर होता है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो बस है ना, पढ़ा होगा केपलर के सेकेंड लॉ में भी दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इससे आंसर 1 होगा। लेकिन चाहे तो एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सन तो फोकस पर फिक्स्ड है और कोई प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो पता होगा कि प्लैनेट चाहे कितना भी रिवॉल्व कर जाए, इस पर रियल फोर्स के नाम पर तो केवल ग्रेविटेशन फोर्स ही लगता है, जो एक सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब हमेशा सन के सेंटर से ही गुजरेगा। कह सकते हैं ना कि प्लैनेट चाहे कितना भी घूम जाए, इस पर रियल फोर्स केवल ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जो एक सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब हमेशा वो सन के सेंटर से ही गुजरेगा। इसलिए सन के सेंटर के अबाउट इस ग्रेविटेशन फोर्स का टॉर्क 0, तो सन के सेंटर के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क भी 0, और रिजल्टेंट टॉर्क 0 इसलिए सन के सेंटर के अबाउट इस घूम रहे प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और बताओ, क्योंकि सन के सेंटर के अबाउट घूम रहे प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो उसकी बड़ी बहन एरियल वेलोसिटी भी कंजर्व रहेगी, है ना। पढ़ा होगा कि एरियल वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम की बड़ी बहन होती है, और एरियल वेलोसिटी कितनी होती है, L/2m। बस सेंट्रल फोर्स है, इससे सन के सेंटर के अबाउट इस प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो उसकी बड़ी बहन एरियल वेलोसिटी भी कंजर्व रहेगी। मतलब इस, है ना, मतलब इस ये जो रेडियल वेक्टर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रेट से एरिया स्वीप करेगा, मतलब बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करेगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ का यूज हो रहा है, इससे आंसर फर्स्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट का सर्किट है, आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन देखना है, और फिर पूछा है कि आउटपुट 0 कब होगा वो देखना है। तो बस क्या करेंगे कि ये जो भी आउटपुट है उसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं तो होता है इधर से इनपुट ए आ रहा है, इधर से इनपुट बी एंटर कर रहा है, ये एंड गेट है तो दोनों का बुलियन मल्टीप्लाई कर देगा, इससे क्या बन जाएगा, ए इंटू बी। अब इधर देखते हैं तो होता है इधर से बी आ रहा है तो इधर कितना एंटर करेगा, बी। इधर से ए आ रहा है लेकिन नॉट गेट है तो उसका उल्टा कर देगा, तो कितना बन जाएगा, ए बार। अब बताओ, इधर से ए बार आ रहा है, इधर से बी बार आ रहा है, अभी और गेट है, और गेट दोनों का बुलियन एडिशन करेगा, तो इससे आउटपुट क्या बनेगा, ए बार प्लस बी ए बनेगा। तो बताओ, इधर से कितना एंटर करेगा, ए इंटू बी, इधर से कितना एंटर करेगा, ए बार इंटू बी। अब ये जो है वो एंड गेट है तो दोनों का बुलियन मल्टीप्लाई करेगा, है ना। बताओ, पहला इनपुट क्या है, ए इंटू बी, और दूसरा इनपुट क्या है, ए बार प्लस बी। तो एंड गेट दोनों का बुलियन मल्टीप्लाई कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, ए इंटू बी इंटू ए बार प्लस बी। बस इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा।
है ना। सॉल्व करते हैं, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, a इंटू बी इंटू ए बार प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी। अब तुमने बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि a इंटू ए बार का मल्टीप्लाई कितना होता है, 0, है ना। तुमको बताओ कि a 1 हो तो a बार 0 हो जाएगा, तब भी मल्टीप्लाई 0, और a 0 तो a बार 1 तब भी इनका मल्टीप्लाई 0। तो बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग a और a बार का मल्टीप्लाई तो 0, इनका मल्टीप्लाई 0 होते पूरी चीज़ 0 हो गई। और बुलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग b और b का मल्टीप्लाई b होता है। तुम बताओ 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, तो b इंटू बी का मल्टीप्लाई b हो गया। तो बताओ ये पूरा क्या बन गया, a इंटू बी। तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, a इंटू बी। और आगे जो बबल है वो नॉट गेट की निशान है, वो उसका उल्टा कर देगा। तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, a इंटू बी का बार। और a इंटू बी का बार मतलब ये पूरा जो सर्किट है वो इक्विवेलेंट एक नैंड गेट के टाइप से काम करेगा। तो बस इसमें आउटपुट 0 कब होगा वो देखना है। तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि नैंड गेट में क्या होता है, A1 B1 तब आउटपुट 0 होगा, चेक कर सकते हो। बताओ अपना आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, a इंटू बी का बार। तो बताओ A1 हो B1 हो तो बताओ, है ना, A1 हो B1 हो तो a इंटू बी का मल्टीप्लाई भी 1 होगा, और उसका बार कर देंगे तो उल्टा 0 आ जाएगा। तो A1 हो B1 हो तभी आउटपुट 0 होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। तो देखो इसमें जगह थोड़ी कम है, मैं नेक्स्ट पेज पर ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कोई हेलीकॉप्टर है जो कि 360 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। चलो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो वही मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि हेलीकॉप्टर 100 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, और इसकी ज़मीन से हाइट 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर है। अब इस मूविंग हेलीकॉप्टर से हम किसी पत्थर को छोड़ रहे हैं तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता हो ग्राउंड पर गिरेगा ना। तो बस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ज़मीन तक गिरने तक इस पत्थर का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो क्लास में किए हैं। तो हमको अच्छे बताए कि मूविंग एरोप्लेन से किसी पत्थर को छोड़ें तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी के कारण पत्थर एरोप्लेन की वेलोसिटी लेकर के जाएगा। तो एरोप्लेन की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है, तो उससे छूटने वाले पत्थर की भी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगी। फिर एक्सेलरेशन पता है कि एक बार हेलीकॉप्टर से छूट गया उसके बाद तो पत्थर बिल्कुल फ्रीली गिरेगा। तो हर बार इस पर एक्चुअल फोर्स mg नीचे की ओर, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g नीचे की ओर होगा। तो बस इसका फोर्स है एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो इसका पाथ नीचे की ओर मुड़ेगा और ये पत्थर ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करता हो ग्राउंड पर गिरेगा। तो बस सबसे पहले देखते हैं कि जमीन तक पहुंचने तक पत्थर का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी वो देखना है। तो बस देखते ही बोल सकते हैं कि लकीली पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ना। बस लकीली पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये केस टावर से फेंके हुए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर हो गया। और हमको बताया कि टावर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के सिमिलर है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, सिंपली u√2h/g। तो वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक। तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, u तो कितना है 100√2h, इसकी हाइट कितनी है 2000, अपन g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करोगे तो रेंज कितनी आएगी, 100 × 20 मतलब 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। तो इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आ गई, 2 किलोमीटर। बस हमको पूछा है कि जब तक पत्थर ग्राउंड पर पहुंचता है तब तक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। बस साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पत्थर का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है
वो भी 2 किलोमीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है, तो बताओ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, है ना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 2√2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 2√2 किलोमीटर, ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास नोट्स में हमने करवाया था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास 500 ग्राम मतलब 0.5 kg है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे चेंज कर रही है, 4√x के टाइप से चेंज कर रही है। बस पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देखना है, मतलब इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन देखना है। तो बस पता है कि वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो लिख देता हूँ कि वेलोसिटी चेंज कर रही है और कैसे चेंज कर रही है, 4 और √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर हाफ। एक्सेलरेशन देखना है तो पता है कि वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में दी होती है तो एक्सेलरेशन dv/dt, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे रखी है, इसलिए इस बार एक्सेलरेशन क्या यूज करेंगे, v dv/dx। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, v dv/dx। v की जगह तो यही उतर करके आ जाएगा, मतलब 4x की पावर हाफ इंटू dv/dx के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर और बचा x की पावर हाफ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, हाफ x की पावर हाफ माइनस 1। बस सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 4 16, 16/2 करोगे तो 8, और बताओ x की पावर हाफ है और ये कितना है, x की पावर माइनस हाफ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, केवल 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब इस बार लकीली एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। बस एक्सेलरेशन इतना है, तो इस पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देखना है। बस न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो कितना है 0.5 इंटू एक्सेलरेशन 8, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया 4 न्यूटन। तो ये फोर्थ आंसर करेक्ट है। अब देखो अभी तो इसको हमने डिफरेंशिएशन से किया, लेकिन तुम चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जुगाड़ विद्या से भी कर सकते हो। तो बताओ इस बार वेलोसिटी यहाँ लिख देता हूँ ना, इस बार वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है, 4√x ना। तो तुम देखते बताओ कि वेलोसिटी चेंज तो कर रही है, लेकिन लकीली वेलोसिटी √x पे डिपेंड कर रही है। और क्लास में चमका के बताया था कि कभी वेलोसिटी √x, √k+x, √k-x ऐसे चेंज करे तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। चलो कंपेरेबल बनाने के लिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो बता स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, v² = 16x, या और सुंदर तरीके से लिख सकते हैं v² = 0² + 16x। बस अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में आ गया ना, तो इसको थर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब v² = u² + 2x से कंपेयर कर सकते हैं। तो बस बिल्कुल कंपेरेबल आ रहा है ना, तो बस कंपेयर करेंगे तो u² का काम 0² में, तो u = 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो बताओ 2a का काम कौन कर रहा है 16, तो a = 8, मतलब इसका एक्सेलरेशन 8 जितना कांस्टेंट होगा। बस एक्सेलरेशन इतना है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0.5 इंटू एक्सेलरेशन 8, तो इससे भी आंसर 4 न्यूटन आता है। तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो इसमें हमको पूछा है कि ये 4 फोर्स दे रखे हैं, तो पूछा है कि इनमें से कौन सा फोर्स पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, वो देखना है। तो क्लास में बताया हुआ है कि जो फोर्स कंजर्वेटिव या ईमानदार होते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं, बाकी जो नॉन कंजर्वेटिव बेईमान होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते हैं। बस तो हम देखते ही बोल सकते हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स,
रिस्टोरिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, कूलम्ब फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये तीनों फोर्स तो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब बैंक की तरह ईमानदार होते हैं, तो ये तो पोटेंशियल स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स, एक्चुअली लिखा फ्रिक्शन है लेकिन इनकी भावना काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो बताया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो नॉन कंजर्वेटिव होता है, मतलब चोर होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो जितना ही वर्क आते हैं उसको लुटा देते हैं, वेस्ट करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट आंसर को हम टिक करेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है, बेईमान होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। फर्स्ट आंसर। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ये भी एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो एसेशन में दे रखा है कि कॉपर न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में कार्बन न्यूक्लियस की डेंसिटी कम होती है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। क्लास में हमने पढ़ा है कि जितने भी मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनकी तो डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनकी डेंसिटी सेम होती है। पता है कि हीलियम जैसा छोटा न्यूक्लियस हो या यूरेनियम जैसा भारी न्यूक्लियस हो, मटेरियल की डेंसिटी भले ही डिफरेंट हो लेकिन सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। और वो कितनी होती है? 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। कॉपर न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा, कार्बन न्यूक्लियस की डेंसिटी कम। ये स्टेटमेंट गलत है, एसेशन तो गलत है। और रीजन में दे रखा है कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो मास नंबर पर कैसे डिपेंड करती है? R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। तो ये सही है ना, ये हमको पता है, क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? R = R0 A की पावर 1/3। तो न्यूक्लियस की रेडियस A की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है, ये सही है। तो बस एसेशन तो गलत है लेकिन रीज़न सही है। तो एसेशन तो गलत और रीज़न सही। फर्स्ट ऑप्शन वैलिड होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एसेशन में ये होता कि नेचर में जितने भी न्यूक्लियस है सबकी डेंसिटी सेम होती है और रीजन में लिखा होता कि वही न्यूक्लियस की रेडियस A की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है, तो फिर आंसर कौन सा हो जाता? दोनों करेक्ट होते। तो तब आंसर कौन सा होता? थर्ड आंसर हो जाता। एसेशन रीजन करेक्ट है और रीजन जो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब ये आंसर थर्ड होता, लेकिन अभी आंसर फर्स्ट रहेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें हमको दे रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको चार्ज कर दिया है और इसकी प्लेट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 5 माइक्रो कूलम मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलम इतना है। अब प्लेटों के बीच के पूरे स्पेस में हमने कोई रबर प्लास्टिक जैसा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर इंड्यूस चार्ज या पोलराइज चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको 4 माइक्रो कूलम दे रखा है। तो जो मटेरियल भरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है। ये तो कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि किसी भी कैपेसिटर है ना, किसी भी कैपेसिटर के चार्ज का मैग्नीट्यूड Q हो तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? XQ, जहाँ X फ्रैक्शनल पोलराइजेशन होता है। तो बस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर है ना, किसी कैपेसिटर का चार्ज Q है तो मीडियम के अंदर पोलराइज चार्ज या इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? XQ। बस इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁻6। X तो निकालना है और Q कैपेसिटर का चार्ज वो हमको 5 × 10⁻⁻6 इतना दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा? 4/5 मतलब 0.8। तो बस हम कह सकते हैं कि ये जो भी मीडियम है उसका फ्रैक्शनल पोलराइजेशन 0.8 है, या इसको 80% भी बोल सकते हैं। तो बस फ्रैक्शनल पोलराइजेशन इतना है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है। तो वही क्लास में बताया था कि फ्रैक्शनल पोलराइजेशन x हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1/1 - x। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 1/1 - x की जगह 0.8, तो 1/0.2 है ना। तो वही 1/, इसको क्या लिख सकते हैं? 10/2 मतलब कितना लिख सकते हैं? 5। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
या रिलेटिव परमिटिविटी 5 होगी, ये आंसर रहेगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जगह थोड़ी कम है तो नेक्स्ट पेज पर ही करते हैं। इसमें हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म डिस्क है। जब डिस्क कंप्लीट थी तब इसका मास m और रेडियस r था, लेकिन अब क्या करें कि डिस्क में r/3 रेडियस जितने सर्कुलर पार्ट को खाली कर देते हैं, मतलब कैविटी बना देते हैं। ठीक है, तो अधूरी डिस्क हो गई ना। तो बस पूछा है कि अधूरी डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर O से गुजरने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस अधूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस ये तो कैविटी प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन तो क्लास में कई बार किए थे, तो इसको करने का सेट तरीका बताया था। ठीक है ना। तो तुम बताओ कि इस अधूरी डिस्क को हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, बताओ। कंप्लीट डिस्क माइनस इतना सर्कुलर पार्ट हटा दिया है ना। तो अधूरी डिस्क को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, कंप्लीट डिस्क माइनस इतना सर्कुलर पार्ट हटा दिया है। तो बस क्या करेंगे, इस कंप्लीट डिस्क का इस ओ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इस ओवल एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और पता है कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख देते हैं तब तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, लेकिन एक प्लेट से दूसरी प्लेट को हटाया गया है तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2। तो वो करेंगे सही, लेकिन एक बार देखते हैं कि कंप्लीट डिस्क का मास m है तो हटाए गए पार्ट का मास कितना होगा वो देखना है। तो बस आराम से बताओ कि इस बार ये चपटी प्लेट है ना, इस बार ये चपटी प्लेट है, मतलब जो भी मास होगा एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो बस आराम से बताओ कि कंप्लीट डिस्क की रेडियस r, हटाए गए पार्ट की रेडियस r/3। तो बताओ कंप्लीट के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस 1/3 है, तो कंप्लीट के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का एरिया 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 टाइम्स। कंप्लीट के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का एरिया 1/9 टाइम्स होगा, तो प्रोपोर्शनली मास भी 1/9 टाइम्स होगा, मतलब कंप्लीट डिस्क का मास m है तो हटाए गए पार्ट का मास कितना होगा m/9। तो बस वही तरीका कि ओवल एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और ओवल एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और रिजल्टेंट कितना होगा I1 माइनस I2। स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ओवल एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ ओ से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना होगा, सिंपली mr²/2 है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2, इसको I1 बोल लेते हैं। अब इस O से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो बस इस हटाए गए पार्ट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले इसके खुद के सेंटर के अबाउट देखते हैं। तो बस आराम से बताओ कि हटाया गया पार्ट भी एक डिस्क की फॉर्म है जिसका मास m/9 और रेडियस r/3 है। तो बताओ इस हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/2। तो बताओ m की जगह कितना आ जाएगा m/9, r की जगह r/3 का स्क्वायर/2 लिख देता हूँ कि हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ना। तो m की जगह तो m/9, r की जगह r/3 स्क्वायर/2। बस आराम से बताओ कि हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो m की जगह तो इसका मास m/9 इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 2r/3 का स्क्वायर है ना। वही पूरी डिस्क की रेडियस r है, उसमें हटाए गए पार्ट की r/3 है, तो ये कितनी बचेगी 2r/3। तो हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट mr²/2 है, तो उसके पैरेलल इस ओवल एक्सिस के अबाउट कितना होगा है ना, ये ICM प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो m की जगह m/9 इंटू डिस्टेंस 2r/3 का स्क्वायर, और ओवल एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I2 बोल लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो ओवल एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक mr²/18 आएगा। तो बस आराम से बताओ कि
ओवल एक्सिस के बाद कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिया, उसी एक्सिस के बाद हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिया। तो अगर एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखी होती तब तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, लेकिन इस बार एक डिस्क से दूसरी डिस्क को हटा रहे हैं तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2। I1 तो कितना है mr स्क्वायर बाय 2 माइनस I2 कितना है mr स्क्वायर बाय 18। चलो सॉल्व कर देता हूँ मैं। mr स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 9, मतलब ये कितना हो गया 8 बाय 9। 2 से 2 कैंसल, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास कितना आ गया 4 mr स्क्वायर बाय 9। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 4 बाय 9 mr स्क्वायर। तो x है ना, x की वैल्यू क्या लिखनी होगी 9, ये आंसर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 देखना। तो इसमें भी डायग्राम अगले पेज पर ही बना लेते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई हॉट जंक्शन है, हॉट फर्नेस है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके 400 केल्विन मेंटेन रखा है, और इधर कोई कोल्ड जंक्शन है जिसका टेम्परेचर 200 केल्विन मेंटेन रखा है, और हीट ट्रांसफर कराने के लिए कंडक्टिंग मेटल की 2 सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड लगा दी है ना, और इनकी लेंथ का रेशो दे रखा है ना। तो पहली और दूसरी रॉड के लेंथ का रेशो 1/2, क्रॉस सेक्शन रेडियस का रेशो 2/1, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो 1/2। बस स्टेडी स्टेट में इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको पता है कि रॉड लगा देंगे तो हीट फ्लो होगी, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, और इन दोनों रॉड के थ्रू फ्लो होगी। तो ये दोनों रॉड थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेंगे। तो एक बार इनकी लेंथ के बारे में देख लेते हैं। तो बस लेंथ का रेशो कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी लेंथ L हो तो इसकी लेंथ 2L लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस सेक्शन रेडियस का रेशो 2/1 दे रखा है, तो बताया कि क्रॉस सेक्शन रेडियस का रेशो 2/1 है, तो इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशो 2/1 का स्क्वायर मतलब 4/1। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A तो इसका कितना होगा 4 है, और कंडक्टिविटी का रेशो 1/2 है, मतलब इस फर्स्ट की कंडक्टिविटी K हो तो सेकेंड की कंडक्टिविटी 2K होगी। तो चलो इनका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बताओ पहली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा L/K, तो L अपन K और A की जगह क्या लिख सकते हैं 4 है, तो कितना हो गया L/4K हो गया। और ऐसे ही जो दूसरी रॉड है उसका थर्मल रेजिस्टेंस भी L/K है, L की जगह 2L, K की जगह 2K इंटू A, तो ये L/K ही हो गया। साफ साफ दिख रहा है कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस L/K, इसका L/4K है। तो फर्स्ट की कंपैरिजन सेकेंड रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस 4 टाइम्स है, मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस R तो इसका 4R लिख सकते हैं। इससे पेन की इंक बचेगी अपनी। तो चलो फर्स्ट रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस R, तो सेकेंड रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस 4R। तो बस स्टेडी स्टेट पर इस जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं तो चलो है ना, इधर टेम्परेचर 400 केल्विन, इधर 200 केल्विन, तो जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर इनके बीच का ही कुछ होगा। तो चलो भगवान का नाम लेकर के मान लेते हैं कि जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर T है, और बस T की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। वही स्टेडी स्टेट में तो ये होता है ना। तो T की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब I in इक्वल टू I out। चलो पहले आने वाली करंट, तो बता आने वाली करंट कितनी होगी, वही टेम्परेचर डिफरेंस ओपन R, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर ओपन R। ये थर्मल करंट ऐसे बह रही है, तो इनिशियल टेम्परेचर का काम तो 400 माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम T ओपन R, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R इक्वल टू जाने वाली करंट भी टेम्परेचर डिफरेंस ओपन R, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर ओपन R। ये ऐसे बह रही है, तो इनिशियल टेम्परेचर का काम तो T माइनस फाइनल टेम्परेचर 200 ओपन R, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है 4R। बस सॉल्व कर सकते हैं ना तो सॉल्व करेंगे तो R से R
कैंसल, 4 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1600 माइनस 4t इक्वल टू t माइनस 200 और सॉल्व कर लेना, है ना। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5t इक्वल टू 1600 और 200 कितना हो गया 1800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 360 केल्विन। तो स्टेडी स्टेट पर जंक्शन, है ना, स्टेडी स्टेट पर जो जंक्शन सरफेस है उसका टेम्परेचर 360 केल्विन होगा। ये अपना आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसके वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 10 वोल्ट और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसके साथ रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर मतलब एलसीआर सब लगा दिए हैं। तो देखो जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हमको कितना दे रखा है 50 ओम। फिर जो इंडक्टर है उसका बिल्कुल लड्डू टाइप से परोस करके रिएक्टेंस ही दे रखा है। तो इंडक्टर का रिएक्टेंस हमको कितना दे रखा है 100 ओम। और जो कैपेसिटर है उसका भी रिएक्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है 50 ओम। बस बहने वाले करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी वो देखना है, और सर्किट द्वारा कंज्यूम की गई एवरेज पावर कितनी होगी वो देखना है। तो उसके लिए पहले आरएमएस करंट निकालनी है, और करंट के लिए रास्ते का नेट इम्पीडेंस देखना होगा। ठीक है, तुमने पढ़ा होगा, है ना, कि अल्टरनेटिंग सर्किट हो तो उसमें वेक्टर डायग्राम का यूज़ करते हैं। रेजिस्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R जिसको हॉरिजॉन्टल, इंडक्टर का रिएक्टेंस L ओमेगा ऊपर की ओर, और कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/c ओमेगा नीचे की ओर, है ना। चलो होता है इस बार इंडक्टर का रिएक्टेंस ज़्यादा और कैपेसिटर का कम है तो उनका रिजल्टेंट ऊपर की ओर आएगा, और कितना आएगा XL माइनस XC। X डायरेक्शन में R, Y डायरेक्शन में XL माइनस XC। तो इन सब का रिजल्टेंट बीच में होगा। और बताओ इन सब का रिजल्टेंट मतलब रास्ते का नेट इम्पीडेंस कितना होगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो रास्ते का नेट इम्पीडेंस कितना हो गया रूट ऑफ R तो कितना है 50 का स्क्वायर प्लस XL इंडक्टर का रिएक्टेंस 100 माइनस कैपेसिटर का रिएक्टेंस 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना। तो इसको सॉल्व करोगे तो रास्ते का नेट इम्पीडेंस 50√2 ओम ये आ गया। रास्ते का इम्पीडेंस आ गया। बस अब हम करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं ना। करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपन रास्ते का नेट इम्पीडेंस। बताओ वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 10 अपन रास्ते का नेट इम्पीडेंस 50√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो करंट की आरएमएस वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1/5√2 इतनी आ गई। बस करंट की आरएमएस वैल्यू आ गई। तो सर्किट द्वारा कंज्यूम की गई एवरेज पावर कितनी होती है बताओ, IRMS स्क्वायर R। तो बताओ IRMS 1/5√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 का स्क्वायर तो 25√2 का स्क्वायर 2। ये तो IRMS स्क्वायर इंटू R कितना है 50। तो 50 से 50 कैंसिल, तो सर्किट की कंज्यूम की गई एवरेज पावर कितनी हो जाएगी 1 जूल पर सेकेंड या 1 वॉट। इसको कर सकते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो इसमें दे रखा है कि किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमको 2ik + 4jk + 6kk × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर दे रखा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रेक्टेंगुलर सरफेस को काट रही है, तो इसके सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, तो ए मान लेते हैं। और ये जो भी सरफेस एरिया है वो XZ प्लेन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल Y डायरेक्शन में होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 6 है ना। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में 6 दे रखी है, तो सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देखना है। तो बस बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड तो लड्डू टाइप से वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, हमको इसके सरफेस एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलो सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड तो ए मान लेते हैं, और बताए कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये जो सरफेस है वो XZ प्लेन में फैला हुआ है, तो होता है इसका परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होगा वो Y डायरेक्शन में होगा, मतलब J कैप में होगा। तो सरफेस एरिया की वैल्यू तो 4 और
इसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, मतलब जे कैप ऐसा लिख सकते हैं। बस इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स देखना है, तो बस फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए गुजरने वाले फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर तो कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इंटू 10 टू पावर 3 डॉट एस वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कितना है ए जे कैप है। तो बस फ्लक्स के लिए सिंपली डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 10 टू पावर 3 को तो मोह माया से बाहर ही रखते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 0, जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 है, और के कैप के कोफिशिएंट में के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो फ्लक्स इतना हो गया, और क्वेश्चन दे रखा है कि फ्लक्स कितना है 6 है, तो डेट शुड बी इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए अपने पास कितना हो जाएगा 6/4, मतलब 1.5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर, या पॉइंट को इधर ट्रांसफर कर लें तो 15 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 15 है ना, और 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में कितना होगा 15। ये अपना करेक्ट आंसर होगा।